Assalamualaikum. Welcome to today's lecture. Today's lecture is about Coulomb's law. Coulomb's law gives an idea about the force between two point charges. दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कूलम्स लॉ। अब पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? The size of linear charged bodies is very small as against the distance between them. कि दो चार्ज बॉडीज़ का साइज़ उनके दरमियान डिस्टेंस के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, तब हम उन्हें पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर सकते हैं। और इन्हें हम पॉइंट चार्जेस इसलिए भी कंसीडर करना ज़रूरी है कि फिर हमारे लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैलकुलेट करना की आसानी हो जाती है। Experiments by Coulombs and his contemporaries showed that electric force exerted by one charged body on another कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक चार्ज बॉडी दूसरे पे लगाती है वो डिपेंड करती है डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू चार्जेस। के दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, उनके ऊपर मतलब चार्ज कितना है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उस पर डायरेक्टली डिपेंड करती है कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्जेस का उतनी ज़्यादा वो फोर्स होगी, और जितना कम मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फोर्स उनके दरमियान कम होगी। एंड इन्वर्सली ऑन द स्केयर ऑफ देयर सेपरेशन, और इन्वर्सली ये फोर्स डिपेंड करती है उस सेपरेशन के स्केयर पे, मतलब जितनी सेपरेशन ज़्यादा होगी उतनी फोर्स कम होगी, और जितनी सेपरेशन कम होगी उतनी ये इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगी। F is the magnitude of mutual force that acts as on each of the two charges Q1 and Q2। कि F जो है मैग्नीट्यूड है म्यूचुअल फोर्स का जो एक चार्ज दूसरे के ऊपर एक्ट करती है। R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। R जो है वो डिस्टेंस है इनके सेंटर्स के दरमियान से इनकी सेपरेशन का डिस्टेंस जो है। द फोर्स ऑन ईच चार्ज ड्यू टू द अदर एक्ट्स अलोंग द लाइन कनेक्टिंग द चार्जेस। अब जो इमेजिनरी लाइन इन दो चार्जेस को आपस में कनेक्ट करती है उसी लाइन के अलोंग ही फोर्स एक्सर्ट करती है। एज रिक्वायर्ड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q1। कि अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली देखें, जो फोर्स Q1 लगाता है Q2 के ऊपर, चार्ज Q1 जो है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है Q2 के ऊपर, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है, उसका मैग्नीट्यूड उसका असर सेम होता है उस फोर्स से जो Q2 इन रिवर्स लगाती है Q1 के ऊपर, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। इवन दो मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस में डिफरेंट। अब चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होने का क्यों नहीं इफेक्ट होता है इस पर? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, मतलब एक का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होगा दूसरी का कम होगा, प्रोडक्ट दोनों का सेम आएगा। इसलिए उनका मैग्नीट्यूड चार्जेस का बेशक डिफरेंट हो लेकिन वो उस फोर्स के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए हम कूलम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं विच इज़ के। नाउ कूलम्स लॉ इज़ F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Coulomb's law generally holds for point charges. As we discussed, the charge of objects whose size are much smaller than the distance between them are called point charges. Coulomb constant K is equal to 1 over 4 pi epsilon naught, which is called electric constant, also known as permittivity of free space, whose values is equal to 8.85 multiplied 10 की power minus 12 coulomb square per Newton meter square. So with this value, the value of K Coulomb constant is equal to 8.99 multiplied 10 की power 9 Newton meter square per Coulomb square. With this choice of constant K, Coulomb's law can be written F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square. We simply put the value of K. Coulomb's law resembles Newton's inverse square law of gravitation. Now we see how it resembles. बोथ आर इन्वर्स स्केयर लाज, मतलब बोथ दोनों ही आर स्केयर इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड द चार्ज क्यू प्लेज द सेम रोल इन कूलम्स लॉ डैट द मैस एम प्लेज इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। के जो चार्ज क्यू है वो कूलम्स लॉ में वही रोल प्ले करता है जो मैस रोल प्ले करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। डिफरेंस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं वो हमेशा अट्रैक्टिव होती हैं, वेरीज electrostatic forces can be repulsive or attractive depending on the nature of charges
Okay, if they are same, then they repel each other, and if they are different, then they attract each other. Now we discuss the significance of Coulomb's law. This law when incorporated with into the structure of quantum physics, कि जब इस लॉ को हम स्ट्रक्चर ऑफ क्वांटम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, it correctly describes the electric forces that bind the electrons of an atom to its nucleus. तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है उन इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में जिन्होंने बाइंड किया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स को उनके न्यूक्लियस के साथ. पॉइंट 2 इज़ दी फोर्सेस डेट बाइंड एटम्स टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और उन फोर्सेस के बारे में बताता है जो एटम्स को बाइंड करके रखती हैं एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए. Point 3 is that the forces that bind atoms and molecules together to form solids or liquids, और उन forces के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को टुगेदर करती हैं, मतलब बाइंड करती हैं एक लिक्विड और सॉलिड बनाने के लिए. Thus, most of the forces of our daily experience that are not gravitational in nature are electrical. इसलिए जो forces हमारी डेली लाइफ में ग्रेविटेशनल नहीं होती नेचर वाइज, वो इलेक्ट्रिकल होती हैं. This law is not applicable when charged particles move close to velocity of light, कि जब दो चार्ज पार्टिकल्स वेलोसिटी ऑफ लाइट से एक दूसरे के करीब आएँ तब ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता. And also not applicable inside the nucleus under certain conditions because there exists nuclear force rather than Coulomb's force. As we know, inside the nucleus there are positively charged particles, proton and neutrons, which are electrically neutral. So the nuclear force exists rather than Coulomb's force. तो देखें, न्यूक्लियस के अंदर होता है एक प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और एक न्यूट्रल पार्टिकल. तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी बल्कि न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी. इसलिए न्यूक्लियस के इनसाइड लॉ एप्लीकेबल नहीं होता. एक और पॉइंट पे भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा व्हेन द शेप ऑफ चार्जेस आर आर्बिट्रेरी रेदर देन स्फीयर, क्योंकि तब भी जब चार्ज की शेप कोई आर्बिट्रेरी होगी फिर हम उनके दरमियान डिस्टेंस प्रॉपर मेजर नहीं कर सकते. तो इस वजह से तब भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर.